हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद चित्रलेखा। आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं, अर्थात भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम हिमालय से निकलने वाली नदियां, उत्तर के मैदानी भागों के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय जो है उत्तर से पूर्व की ओर चाप के आकार में फैला हुआ है, तो इसी को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक हिमालय की संरचना समझा देती हूँ कि किस प्रकार से ये भारत में फैला हुआ है, कैसे ये है। तो ये रहा भारत का मैप, मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से बनाऊँगी। ये रहा, इधर से शुरू करते हैं। ये कुछ ऐसे होता है, ये इधर आता है और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला प्रदेश हो जाता है ऐसे। तो जो हिमालय है, हिमालय यहाँ से शुरू होता है, ऊपर से जम्मू कश्मीर से होता हुआ ये कुछ ऐसे इस तरीके से चाप के आकार में भारत उत्तर से पूर्व की ओर फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक बात है। तो चलिए हम आपकी आज की क्लास शुरू करते हैं। आगे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, तो इसका पहला पार्ट है महान हिमालय या बृहत हिमालय। इसी को ही ग्रेट हिमालयाज भी बोला जाता है। महान हिमालय पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक। अभी तक मैंने आपको जो डायग्राम में समझाया था उसी की बात कर रहा है। हिमालय चापाकार आकृति में भारत में विस्तारित है। पश्चिम में चौड़ाई 400 किलोमीटर और पूर्व में 160 किलोमीटर है। बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी एवं डल झील पड़ती है। जो जम्मू कश्मीर है, कश्मीर घाटी, वो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में पड़ती है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरहरे शरीफ आदि यहीं पर स्थित हैं और इसकी औसत ऊंचाई, ग्रेट हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। हिमालय में भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ती है। अगला है मध्य हिमालय या लघु हिमालय या उत्तराखंड हिमालय। ये तीनों, मध्य हिमालय या लघु हिमालय की ही बात कर रहे हैं, तीनों सेम है, अलग अलग नाम है, बस अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम लिए जाते हैं। तो ये मध्य हिमालय पश्चिम में रावी नदी से एवं पूर्व में काली नदी के बीच में फैला हुआ है, काली नदी के बीच में फैला हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे इसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिब्बा और नेपाल में महाभारत श्रेणी कहा जाता है। तो मध्य हिमालय के ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल में 4 अलग अलग नाम हैं। ये प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से होता है कि जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को किस नाम से पुकारा जाता है या किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे दिए जाते हैं। पहला हो जाता है धौलाधर, दूसरा हो जाता है नागटिब्बा, तीसरा हो जाता है पीर पंजाल और चौथा हो जाता है रुक्मणी श्रेणी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, पीर पंजाल। ये आप लोग टिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को नोट करते चलिएगा, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, जोशीमठ इत्यादि स्थल यहीं पर स्थित हैं, अर्थात मध्य हिमालय में ही स्थित है। यहाँ के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में, पिछले कुछ एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ये अभी एसएससी के और यूपी के एग्ज़ाम में आया था ये वाला क्वेश्चन कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो आपने सुना भी होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये इस टाइप की जो घाटियाँ हैं ये कश्मीर हिमालय में पड़ती हैं, मध्य हिमालय में ही पड़ती हैं। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सी पॉइंट है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। इसका विस्तार पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गार्ज तक फैला है। दिहांग गार्ज जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जहाँ से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इंडो ब्रह्म घाटी शिवालिक हिमालय में ही पड़ती है। अगला देखेंगे दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में बात करते हैं। ये है पश्चिम में नेपाल और पूर्व में भूटान तक फैला हुआ है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा यहीं पर है, नेपाल और भूटान की सीमा पर। लेप्चा जनजाति सिक्किम और दार्जिलिंग की घाटियों में पाई जाती है। ये प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में आता है। एसएससी, बैंकिंग और यूपी SSC में पूछा जाता है कि लेप्चा
जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो सिक्किम और दार्जिलिंग घाटियों में पाई जाती है। अगला है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय का विस्तार भूटान हिमालय से दिफू दर्रे तक है। भूटान हिमालय से मतलब भूटान से जो हिमालय पर्वत का जो हिस्सा शुरू होता है दिफू दर्रे तक, जो कि अरुणाचल में पड़ता है। दिफू दर्रा अरुणाचल में पड़ता है, ये पिछली क्लास में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। इसकी मुख्य चोटियाँ जो अरुणाचल हिमालय में पड़ती हैं वो ये रही, कंगालू या कांगलू, नामचा बारवा, 2 मुख्य चोटियाँ हैं। और यही अरुणाचल हिमालय से ही निकलने वाली नदियाँ या बहने वाली नदियाँ हैं कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग और दिबांग नदियाँ जो हैं अरुणाचल हिमालय में ही बहती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है पूर्वी पहाड़ियाँ एवं पर्वत। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जल विभाजक और जलवायु विभाजक का कार्य करते हैं। ये हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से मतलब अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की दोनों शाखाओं से होती है। तो जब मानसून अरब सागर की शाखा से उठता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे हम कहते हैं, इस तरफ से मानसून तो सबसे पहले उठता है, तब ये टकराता है हमारा पश्चिमी घाट से, और पश्चिमी घाट से टकराने के बाद ये सीधा उत्तर भारत की तरफ चला जाता है और कुछ भाग ये जाकर के गारो खासी जयंतिया से टकराता है, इसीलिए इसे जल विभाजक कहा जाता है। पूर्वी नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं इसीलिए इन्हें जल विभाजक और जलवायु विभाजक कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का क्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी हम इसको देखते हैं। तो ये है उत्तर से दक्षिण की ओर पहली पहाड़ी जो सबसे उत्तरी पहाड़ी है ये है पटकोईबुम, दूसरी है नागा, तीसरी है मणिपुर और चौथा है मिज़ो पहाड़ियाँ। ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये क्रम एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर रहने वाली जनजातियाँ झूम खेती करती हैं। झूम खेती क्या होती है कि जो आदिवासी लोग, जो जनजातियाँ होती हैं, जो जंगल में रहते हैं, जहाँ भी जिस भी नए स्थान पर जाते हैं वो लोग जंगलों को काट कर साफ़ कर लेते हैं। तो जिस भी भूमि पर पहले से कृषि नहीं हो रही होती है, यदि वो भूमि उपजाऊ है, वहाँ की मिट्टी अच्छी है, तो वो जब झाड़ियाँ वगैरह साफ़ कर लेते हैं तो वहाँ पे खेती करने लगते हैं। चूँकि ये जनजातियाँ किसी भी प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग नहीं करती हैं, इसलिए जब वो भूमि खेती करते करते अनउपजाऊ हो जाती है तो जनजातियाँ क्या करती हैं, दूसरी जगह चली जाती हैं। घुमंतू टाइप की जनजातियाँ होती हैं, दूसरी जगह चली जाती हैं और फिर जाकर के उस दूसरी जगह पे जहाँ पे ये लोग रहने लगते हैं वहीं पे जंगलों को काट के साफ़ करते हैं और फिर वहाँ पे खेती करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो खेती की जाती है उसको हम झूम खेती कहते हैं। मणिपुर घाटी में ही लोकटक झील पड़ती है। लोकटक झील जिस पर फफूंदी पार्क है, वो जिसे फुंदई भी कहते हैं, ये लोकटक झील में ही है। इसे मणिपुर में पड़ता है, मणिपुर घाटी में पड़ता है। मिज़ोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मोलेसिस, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मोलेसिस बेसिन किसको कहते हैं, तो मोलेसिस बेसिन जो है मिज़ोरम को कहते हैं। अब हम हिमाचल का प्रादेशिक वर्गीकरण देखेंगे। प्रादेशिक वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हिमाचल ये यहाँ पे माफ़ करिएगा, यहाँ एक मिस राइटिंग हो गया है, यहाँ पे गलती है। ये हिमाचल नहीं है, ये हिमालय है। इसको आप लोग हिमालय कर लीजिएगा, ये हिमालय है। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण मतलब किस प्रदेश में हिमालय को किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक बात है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु और सतलज। ये जितनी भी नदियाँ मैंने यहाँ पे लिखी हैं, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग नदियाँ, यहाँ और गंगा नदी भी, लेकिन गंगा नदी उत्तर भारत में चली जाती है इसलिए वो इस वर्गीकरण में नहीं आएगी। तो ये सारी नदियाँ हिमालयी नदियाँ हैं, ठीक है। अब इन 2 नदियों के बीच में जो प्रदेश पड़ेगा उसी की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सिंधु और सतलज के बीच में
पंजाब या कश्मीर हिमालय पड़ता है, जिसको हमने अभी बृहत हिमालय कहा था, ग्रेट हिमालय कहा था। ये जो है हिमालय सर्वाधिक चौड़ा है, जिसकी की चौड़ाई 400 किलोमीटर है। अब काली और तीस्ता नदी बाद में आएगी, पहले आएगी सतलज और काली नदी, क्योंकि ये नदियाँ तो एक के बाद एक ऐसे निकल रही हैं, उस तरीके से हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो सतलज और काली नदी के बीच में जो पड़ता है हिमालय का जो भाग पड़ता है, उसको कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। और यहाँ पे सर्वाधिक हिमानियाँ और ग्लेशियर्स हैं, मतलब जो नदियाँ हैं हमारी गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब यहीं कुमाऊं हिमालय से ही निकलती है। अब अगला आता है काली और तीस्ता। काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन पड़ता है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय अर्थात इस हिमालय के इस पार्ट का ज़्यादातर हिस्सा नेपाल में आता है। ठीक बात है। तो ये सबसे ऊंचा है, सर्वाधिक ऊंचाई यहीं पर है। जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नेपाल में पड़ती है और हिमालय के इसी भाग में पड़ती है। काली और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय का भाग है उसी में पड़ती है। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। हमें पता भी है कि जो नॉर्थ ईस्ट है ये जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हिमालय की चोटियों का अवरोही क्रम। ये हर एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि चोटियाँ दे दी जाती हैं और पूछा जाता है इसे आरोही क्रम में लगाइए, इसको अवरोही क्रम में लगाइए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं हिमालय की चोटियों का क्रम। मैंने यहाँ पर अवरोही क्रम लिखा हुआ है, अगर इसको आरोही क्रम करना है तो आप नीचे से ऊपर की तरफ चल सकते हैं। ठीक है। तो पहला है एवरेस्ट। अब ये हम सभी जानते हैं कि एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है या विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो इसकी करंट लंबाई है वो 8849 मीटर है। इसके बाद दूसरे नंबर की ऊंची सबसे चोटी होती है कंचनजंगा, जिसकी की लंबाई 8598 8598 मीटर्स है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मकालू, माउंट मकालू। मकालू जो है 8481 मीटर ऊंचा है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है धौलागिरी। धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो 8172 मीटर होती है। और नंबर 5 पे आता है, मतलब 5वें नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है नंगा पर्वत। 8125 मीटर ऊंचा होता है ये। अन्नपूर्णा 8091 मीटर ऊंचा है। तो ये थी हिमालय के चोटियों का अवरोही क्रम। अगला हम देखेंगे उत्तरी मैदान। अब उत्तरी मैदान की बात करते हैं तो जो उत्तरी मैदान है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की प्रणालियों से मिलकर के बना है और इसकी लंबाई जो है 3200 किलोमीटर लंबा है और 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। कहने का मतलब ये है कि लंबाई चौड़ाई जगह के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। तो 150 से 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। अब हम अगला देखेंगे, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है पंजाब का मैदान। तो जो पंजाब का मैदान है वो सिंधु और सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है, जहाँ पे जैसे दो नदियाँ मिलती हैं तो जब दो किनारों पे जैसे इस प्रकार से देखिएगा कि ये एक नदी इधर से चली आ रही है, ये हिमालय की तरफ से ऐसे आती है इस तरीके से, और एक नदी कुछ इस तरह से आती होती है और ये इधर जा कर के मिलती हैं। तो इस बीच ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है इसको दोआब कहते हैं। ठीक है। तो अब जो दोआब, कई सारे दोआब हैं हिमालयी नदियों द्वारा मिलकर के बनते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस प्रकार से हैं, देखिएगा। पहला है रावी और चिनाब। 2 नदियां हैं, पहली है रावी, दूसरी है चिनाब। तो इनके बीच का जो दोआब है इसको रचना कहा जाता है। व्यास और सतलज के बीच के दोआब को बिस्ट कहा जाता है। चिनाब और झेलम के बीच को चाज कहा जाता है। दोनों नदियों का पहली नदी का एक पहला शब्द और दूसरे का पहला शब्द लेकर के इसका नामकरण किया गया है। ये सिंपल सी बात है, कोई बहुत ही अलग सी बात नहीं है। व्यास और रावी के बीच को बारी कहा जाता है, जैसे रावी का बा लिया गया है और यहाँ से रा लिया है, बारी कहा जाता है। सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब है इसको सिंधु सागर कहा जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का होता है गंगा का मैदान।
गंगा नदी का जो मैदान है वो गंगा और सहायक नदियों से मिलकर के बना हुआ है। और गंगा के मैदान में मुख्यतः उत्तर प्रदेश का भाग, उत्तर प्रदेश ही आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और ये आगे का हिस्सा जिधर से गंगा नदी होकर के बहती है वो सारा हिस्सा गंगा नदी का मैदान कहलाता है। मतलब उत्तर भारत की बात हम कर रहे हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान जो है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा मिलकर के बना होता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मैदानी भाग का वर्गीकरण। जो हमारा मैदानी भाग है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो उसके वर्गीकरण को कुछ हम इस तरीके से करेंगे कि पहला होता है भावर। भावर शिवालिक पर्वत का पर्वत पदीय क्षेत्र कहलाता है। तो मैं यहाँ पे आप एक डायग्राम बनाती हूँ आप लोगों के लिए। जैसे ये शिवालिक पर्वत हो गया, ठीक है, ये शिवालिक पर्वत हो गया। रुकिए मैं नक्शा ही ड्रॉ कर देती हूँ। मैं नक्शा ड्रॉ करती हूँ कुछ इस तरीके से आप समझिए, ऐसे, ठीक है। ये भारत का ऊपरी हिस्सा हो गया। अब ये शिवालिक पर्वत कुछ ऐसे है, यहाँ पर इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। तो जहाँ से ये शिवालिक पर्वत खत्म होता है, ऊंचाई खत्म होती है, मैदानी भाग शुरू होता है। ये वाला हिस्सा जहाँ ये मैदानी भाग है, तो इसी भाग की बात कर रहे हैं। पर्वत पदीय क्षेत्र की जो कह रहा है, शिवालिक पर्वत पदीय क्षेत्र जहाँ पे ऊंचाई खत्म होती है और ढलान खत्म हो जाता है, मैदानी भाग शुरू होता है, उसी को भावर कहा जाता है। इस प्रकार के स्थानों पर बड़े से छोटे पत्थर का जमाव हो जाता है। जो हिमालयी नदियां हैं या जो भी पर्वतीय नदियां हैं, जब पर्वत से नीचे की तरफ उतरती हैं तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर, हिमानी और भी बहुत सारा मलबा कचरा सब लेकर के आती हैं। तो जैसे ही जब वो ढलान पे होती हैं, पर्वतीय क्षेत्र से उतर रही होती हैं, तो जो नदियों का वेग होता है वो तेज़ होता है, इसलिए मलबा कचरा जो भी होता है वो सारा साथ में बहता चला आता है। लेकिन जब मैदानी भाग में नदियाँ आ जाती हैं तो उनका वेग कम हो जाता है। तो वो नदियाँ क्या करती हैं, अपने साथ बड़े पत्थर जो होते हैं, नदी का पानी आगे निकल जाता है, मलबा जो बड़ा मलबा होता है, पत्थर होते हैं, वो उसको छोड़ती जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के स्थलाकृति में छोटे से बड़े पत्थरों का जमाव होता जाता है और नदी जो होती है विलुप्त होती जाती है। मतलब पत्थरों के नीचे नदी का पानी जो है, पत्थर इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि नदी का पानी पत्थरों के नीचे चला जाता है। अगला है तराई में क्या होता है, पत्थर महीन कणों के रूप में दिखते हैं, नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती है। तराई का भाग वो भाग होता है कि जहाँ पे निचला हिस्सा जो होता है, मैदानी क्षेत्र का जो निचला हिस्सा होता है, महीन कण, छोटे छोटे कंकड़, बजरी जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा। जैसे तराई का भाग जो है यूपी में लखीमपुर के ऊपर वाला हिस्सा जो है, नेपाल की जो तराई का भाग है उसको भी तराई का भाग कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, पानी दिखने लगता है, अर्थात नदियाँ पुनः ऊपर आने लगती हैं, पुनः प्रकट हो जाती हैं और जल का फैलाव होने लगता है। अगला देखेंगे हम लोग, अगला है बांगर। तो बांगर क्या होता है, बांगर पुरानी जलोढ़ बालू के निक्षेपण से कटकनुमा स्थलाकृति होती है। जब नदी होती है अपनी प्रौढ़ावस्था में आती है, ठीक है, प्रौढ़ावस्था में आती है तो बालू के उसके साथ साथ बालू होती है, नदी में बालू होती है। तो ज़्यादा बालू जब हो जाती है तो उसको छोड़ती जाती है, इकट्ठा होती जाती है बालू एक ही जगह पे, जैसे इकट्ठा होती जाती है। उस बालू के इकट्ठे होने से कटक जैसे आकार की स्थलाकृति बन जाती है, तो उसको हम बांगर कहते हैं। और वो जो कटकनुमा स्थलाकृति होती है उसे ही भूड़ कहा जाता है, भूड़। अगला देखेंगे, अगला है खादर। इसमें क्या करते हैं, नवीनतम जलोढ़ डेल्टाई भागों में इस प्रकार की स्थलाकृति तथा मिट्टी पाई जाती है। खादर और बांगर दो प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। नदियों द्वारा दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं या दो प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। खादर वो होती है पुरानी जलोढ़ मृदा, कहने का मतलब ये होता है कि किसी नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृति जहाँ पर बाढ़ पहले कभी समय में आती होगी, लेकिन अब वो हिस्सा वहाँ पे जल नहीं जाता है, बाढ़ का मैदान नहीं, बाढ़ का जो पानी है उधर नहीं जाता है। वो हिस्सा जो मलबा है, मलबे से ऊंचा हो चुका है, ठीक है,
तो वो ऊंचे वाले हिस्से को बांगर कहते हैं। वहाँ पे पुरानी जलोढ़ मृदा होती है जो कि नदियों द्वारा ही लाई जाती है, लेकिन अब जब नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया है तो डेल्टा जहाँ पे नदी बनाती है वहाँ पे तो जल भराव की स्थिति होती है, कभी नदी में जल ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो उसके वहाँ पर नवीन गाद ला करके जमा की जाती है। तो इस प्रकार की स्थलाकृति डेल्टा वाले भागों में खादर के स्थान पर पाई जाती है, मिट्टी भी पाई जाती है। और ये जो खादर मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है, इसे ही जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। तो ये था आज का हमारा भारत का प्राकृतिक प्रदेश का सेशन, जिसके बारे में हमने देखा सुना। अब अगले सेशन में मैं इसके आगे का जो पार्ट बचता है वो मैं लेकर के आऊँगी। ये लेक्चर आपको कैसा लगा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें मुझे फोकस करनी चाहिए आप लोग अपने सजेशन भी मुझे दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। आपकी जो भी डिमांड है वो भी आप मुझे स्टडी से रिलेटेड वो भी आप मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके जो भी ज़रूरतें हैं मैं उनको अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं लाऊंगी, ऐसी मेरी कोशिश हमेशा ही रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।